नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। तो आज बात कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष कब मिलेगा या अध्यक्ष कब मिलेगा, इसे लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। बल्कि अब ये खबर आई है कि जो चुनाव होना था अगर अध्यक्ष पद के लिए, उसकी तारीख टाली जा सकती है, क्योंकि नामांकन कौन करेगा ये भी तय नहीं है और इस पर 28 अगस्त को एक बैठक बुलाई गई है। तो कुल मिलाकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने जब ये साफ कर दिया कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने में उनकी रुचि नहीं है, तो उसके अलावा किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया, न किसी ने किसी का नाम आगे किया। बल्कि अशोक गहलोत के नाम की चर्चा थी, लेकिन अशोक गहलोत ने इससे खुद इनकार कर दिया है, इसलिए अब उस पर भी विराम लग गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अध्यक्ष बनने की अटकलों पर भी विराम लग चुका है। उन्होंने इस दावे को खारिज किया है। उन्होंने भी साफ कर दिया है कि वो इस दौड़ में शामिल नहीं है। ऐसे में पार्टी को एकजुट रखने के लिए कई नेताओं की ओर से सोनिया गांधी से ही 2024 तक अध्यक्ष पद पर बने रहने की गुजारिश की जा रही है। बीच बीच में प्रियंका गांधी का नाम भी उछाला जाता रहा है। तो सवाल है कि कौन उठाएगा कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक ऐसे समय में जब कांग्रेस का शामियाना तार तार हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ साथ कांग्रेसियों का उनकी अपनी पार्टी से जो मनमुटाव है, जो लगातार कांग्रेसी पार्टी छोड़ रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दिग्गजों के अलावा युवा नेता भी पार्टी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। बीते कुछ सालों में से कई नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं, जिन्हें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। कांग्रेस के एक युवा नेता जयवीर शेरगिल ने भी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। 39 वर्षीय जयवीर शेरगिल ने कहा कि पार्टी में कई तरह की समस्याएं हैं और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जयवीर शेरगिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए जयवीर। और सबसे पहला सवाल यही कि आपको हम लोग कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पे जानते रहे और आप अक्सर कांग्रेस का पक्ष रखते रहे। क्या हो गया जो आपको ये पद छोड़ना पड़ रहा है या कांग्रेस छोड़नी पड़ रही है? नगमा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस शो पे बुलाया। दो स्पष्ट कारण हैं कि एक भारी मन से, दुखी मन से, बहुत यत्नों के बाद कि आला कमान तक, हुक्मरानों के कानों तक हमारी आवाज पहुंच जाए, जब वो सफल नहीं हुआ तो ये निर्णय है। दूसरी बात, दो तरह के नेता अपने शो की शुरुआत की छोड़ते हैं और कौन है? पहले जिनके लिए उनका घर कांग्रेस है और एक दूसरी कैटेगरी है, श्रेणी है, जिनका घर कांग्रेस से चलता है। तो हम पहली वाली से, जिनके लिए घर कांग्रेस, पार्टी से का सम्मान दिया, हमें इज्जत बख्शी और पार्टी के लिए उतनी सरफरोशी और शिद्दत से। अब आपने पूछा क्यों? दो कारण। सबसे पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो हुक्मरान है, जो फैसला लेते हैं, उनके जो निर्णय हैं अब चुनावों के की जीत हार के तराजू को देख के लिए ही नहीं जाते, जमीनी वास्तविकता को देख के नहीं लिए जाते। कितनी जनता से वोट आ रही है और कितनी वोट टूट रही है, वो अब कोई कैटेगरी या श्रेणी रही नहीं गई। केवल ये जनहित के फैसले नहीं लिए जाते, कुछ चुने हुए जनों के लिए फैसले लिए जा रहे। पहला। दूसरा, वो जो आपने कहा निजी कारण, हर युवा एक सपने के साथ राजनीति में आता है, जनसेवा करने के लिए, अपना आत्मसम्मान के लिए, अपने अरमानों के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। स्वाभिमान के लिए, अरमानों के लिए स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। जब काबिलियत के ऊपर पांव रख दे चमचागिरी, तब वो संगठन कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब आपको सिर्फ इसलिए मौका दिया जाए कि आप किस मंडली के करीब हैं, कौन से पीए के, कौन से ओएसडी के, कौन से गिने चुने कुछ नेताओं के, जो इनका काम सिर्फ वाहवाही करना है, उनके करीब हैं, आप क्या आलोचना कर सकते हैं? क्या आप सुझाव दे सकते हैं? क्या निडर होकर कोई मुद्दे पे स्टैंड ले सकते हैं? जब इन बातों से आपको बाहर का दरवाजा दिखा दिया जाए, तब ये निर्णय लेना पड़ा और इसलिए मैंने बहुत भारी मन से निर्णय लिया। जी, आपने बताया कि एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लोग निर्णय लेते हैं वो जनहित में निर्णय नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ जनों के हित में ले रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में अभी भी जो कोटरी कल्चर है वो बहुत हावी है और लोगों को या वोट कहां से आ रहे हैं, मुद्दे क्या है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। चापलूसी एक बड़ी समस्या आप बता रहे हैं अभी भी। तो क्या आपको लगता है कि जो टॉप लीडरशिप है वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटी हुई है भी? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्ट करूं, हाँ, चापलूसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रही है। कहते हैं, अंग्रेजी की कहावत है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग,
5 राज्यों के हाल ही में चुनाव हारे हैं, 5-0, खाता नहीं खुला, 2019 हारे। जो लोग कई बार अपनी जमानत भी हार गए, जिन राज्यों की उनको जिम्मेदारी गई, जो डिसीजन मेकिंग में बैठते थे, आज भी वही लोग बैठे, पहला। और दूसरा, चाप जो ये मंडली है, ये कोटरी है, उन्होंने 2 काम किए हैं। पहला, टॉप लीडरशिप को काडर और जो अच्छे सुझाव, अच्छी मन से, साफ मन से राजनीति करने वाले नेता हैं, उनसे दूर रखने का। दूसरा, वास्तविकता से पे पर्दा पड़ा रहे, वही सिर्फ एक दिन का इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन प्रधानमंत्री कोई गलती करेंगे, शायद उस दिन कांग्रेस पार्टी वापस आ जाए। कोई एजेंडा नहीं, कोई मैसेजिंग नहीं, कोई नैरेटिव नहीं, किसी भी मुद्दे पे, चाहे राष्ट्रवाद हो, चाहे वो सेक्युलरिज्म का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, किसी मुद्दे पे कोई स्पष्टता नहीं। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे, जब तक अपनी दुकान चलती रहे। ये इस दरबारियों की माइंडसेट है जो पार्टी को खोखला कर रही है, और बहुत दुख होता। जी, तो बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया और उनको बगावत उनके सर पे लाद दी गई और कहा गया कि वो तमाम बागी तेवर अपना रहे हैं। पर अब आप ये देखिए कि आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस आपका घर है, अगर आप कांग्रेस छोड़ते हैं तो आपको लगता है कि किसी तरह की कोई सुधार की गुंजाइश नहीं, कोई सुनवाई नहीं है? एक ऐसा समय है जो मुश्किल है कांग्रेस के लिए, बल्कि विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष बहुत लगातार कमजोर हुआ है। बस जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वही हैं जो एक तरह से टक्कर दे रही हैं केंद्र बीजेपी को, या केंद्र में जो सरकार है, जो गठबंधन है। तो ऐसे में एक एक करके कांग्रेस के नेता बुरे वक्त में कांग्रेस को साथ छोड़ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि वहां अंदर में कुछ सुधार की गुंजाइश है? नगमा जी, पहले अगर आप मुझे इजाजत दे, एक बात कहना चाहूंगा जी। वक्त में छोड़ना होता तो 2014 से 21 हर चुनाव आपके टीवी पे, कोई जीत के चुनाव की डिबेट पे नहीं बैठा हूं। 9 साल से सिर्फ हार को जस्टिफाई किया है। बड़े बड़े दिग्गज ये दरबारी जब भाग जाते थे, 18 घंटे लॉन में बैठ के डिबेट की है। पहला, हर राज्य में गए हैं, लोगों की कहा सुनी की है। एक पानी की बोतल नहीं ली इस पार्टी से, क्योंकि पार्टी ने इज्जत दी, बख्शा, सम्मान दिया, हमारा कर्तव्य बनता था। तो बुरे वक्त पे नहीं छोड़ रहा। जब मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं आज हुक्मरान, जो डिसीजन मेकर, जो दरबारी, आज वो सुन हो चुके हैं। उनको इसका, आप किसी को कहें कि जाग जाओ, फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि पार्टी हारे या जीते, अब वो कोई कैटेगरी रह ही नहीं गई। जब तक अपने पद बने रहे, सिर्फ वो कैटेगरी रह गई है। तो अगर आज माई वे और द हाईवे अप्रोच है, यहां तो आप सर झुकाओ या तो बाहर जाओ इन दरबारियों के आगे। तो हमारी तो आज भी रीढ़ की हड्डी है, सर हम झुका नहीं सकते, तो इसलिए शायद आज हमें ये आवाज उठानी पड़ रही। और कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जो चुनाव होना है वो भी टल रहा है, क्योंकि कहीं कोई नामांकन कौन करेगा यही नहीं पता, और कोई तैयार नहीं है। तो आपको लग रहा है कि इस समय एक ऐसी मुश्किल घड़ी है कि कांग्रेस अध्यक्ष का जो पद है वो कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। देखिए नगमा जी, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है, पर आज जो देश का राजनीतिक माहौल है, 2 बातें कहूंगा संक्षेप में। पहला, जनता को आज ये फर्क पड़ना बंद हो गया है कौन कांग्रेस का अध्यक्ष है कि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं है। ये सिर्फ एक इन हाउस एक्सरसाइज है। जनता इस बात से पीड़ित है, कांग्रेस कोई एक विकल्प है या विकल्प नहीं है। जन मुद्दों को मैसेज, एजेंडा सेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। दूसरा, जितनी देर ये कंफ्यूजन रहे, जितनी देर ये कहानी चलती रहेगी कि बूझो तो कौन वाली कहानी, उतना जो विश्वास का हमारा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो जनता आज कहीं कांग्रेस को विकल्प समझना, शायद उनको घबराहट हो रही है, विश्वास नहीं जता रही, वो बढ़ता रहेगा। जितनी देरी हो ही जा रही है, जितनी बूझो तो कौन ये खेल चलता जा रहा है, उतना ही रोज स्टॉक गिरता जा रहा है। जी। तो कांग्रेस पार्टी में गंभीर समस्या है और इस वजह से एक एक करके जो कांग्रेसी हैं वो भी इस पार्टी को छोड़ रहे हैं। धन्यवाद आपका जयवीर शेरगिल हमारे साथ शामिल होने के लिए और साफ बताने के लिए कि दरअसल समस्या क्या है कांग्रेस के अंदर और क्या इसका निवारण हो सकता है। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जावेद अंसारी और रेनू मित्तल। जावेद, हमने जयवीर शेरगिल को सुना और वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो कह रहे लगातार वो हारती हुई कांग्रेस का बचाव करने के लिए, डिबेट करने के लिए टीवी पर आते रहे, लेकिन बहुत ज्यादा हो गया है, अंदर में कोई सुनवाई नहीं है, चापलूसी जो है वो दीमक की तरह खा रहा है। अब अभी आप ये देखिए, जो ताजा मिसाल है कि अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, खबर ये आ रही है कि ये भी टल सकता है क्योंकि कहीं कोई नामांकन ही नहीं,
जो टॉप लीडरशिप है वही इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। क्या लगता है इस वक्त कि ये जो पद है वो बिल्कुल कांटो भरा ताज है? इसमें कोई शक नहीं कि ये कांटो भरा ताज है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई वैक्यूम नहीं होता। अब ये जग जाहिर है कि कोई भी गांधी फैमिली का मेंबर, न सोनिया गांधी, न राहुल, न प्रियंका गांधी इस पद पे नहीं रहे। तो जब ये क्लियर है तो इसलिए अपने नंबर बढ़ाने के लिए उनके सामने खुशामद करना, मेहनत करना बिल्कुल गलत है। एक चुनाव होना चाहिए और शायद 28 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा जब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, क्योंकि इन लोगों ने मनाने की कोशिश कर ली लेकिन ये क्लियर हो गया कि गांधीज नहीं होंगे, इसीलिए वो बाहर चले गए। और न सिर्फ इलाज के लिए, अब बताया जाता है कि वो सोनिया गांधी और दोनों लोग राहुल और प्रियंका इटली भी जाएंगे, अपनी नानी से, सोनिया की वालदा से मिलेंगे और फिर आएंगे। तो वो इस पीरियड को लंबा खींच रहे हैं। अब इसको और पार्टी की दुर्गति नहीं करानी चाहिए कांग्रेसियों को। अगर जो गहलोत पर क्या सुनने में आ रहा पर है, क्या कोई ये मुमकिन है कि कोई एक नाम ऐसा हो जो कि, क्योंकि अब सुन रहे हैं फिर कि गुजारिश की जा रही है सोनिया गांधी से कि वो 2024 तक बनी रहे। किसी एक नाम पे सर्वसम्मति न बने तो चुनाव हो जाए, इसमें कौन सा पहाड़ गिर जाएगा, कौन सा आसमान गिर जाएगा कि अगर चुनाव हो जाए। अशोक गहलोत जी का नाम हो रहा है, अशोक गहलोत जी पर्चा भरे या G23 में से कोई पर्चा भरे या जिसके भी दिल में हो। आप सोनिया गांधी जब चुनाव लड़ के आई थी तो जितेंद्र प्रसाद उनके खिलाफ लड़े थे, जितेंद्र प्रसाद के वाले, और हारे थे, लेकिन चुनाव हुआ था तो एक बार फिर भी चुनाव हो जाना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम। पर एक एक करके रेणु मित्तल, एक एक करके जो भी नेता का नाम सामने आता है वो इससे एक तरह से पाला झाड़ते हैं, कहते हैं हमें जो जिम्मेदारी दी गई वो हम पहले ही निभा रहे हैं, हम इसके लिए तैयार ही नहीं है। चाहे वो भूपेश बघेल का नाम हो, अशोक गहलोत का नाम हो, इन दोनों के नाम चल रहे थे, इन दोनों ने साफ कर दिया है कि वो इस दौड़ में नहीं है। तो ऐसे में जैसे जावेद कह रहे चुनाव होना चाहिए, पर कोई भी आगे नहीं आ रहा, तैयार नहीं है कोई, तो कांग्रेस के अंदर क्या आपको फिर लगता है कि एक बिखराव तो खैर है ही, लेकिन एकजुट कोई रख पाएगा या हार के फिर वही कि सोनिया गांधी बनी रहे किसी भी तरह से, अगर कांग्रेस को भी जोड़ के रखना है तो? देखिए, जहां तक जानकारी आ रही है, राहुल गांधी ने ये स्पष्ट कर दिया है मम्मी को कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी, आप अध्यक्ष नहीं रहेंगी और ना ही मैं अभी बनूंगा। तो उस सिचुएशन में जो मेरी जानकारी है, उन्होंने ही प्रस्तावित किया है अशोक गहलोत का नाम। और अशोक गहलोत की जब मीटिंग हुई सोनिया से, तो सोनिया गांधी ने उनको कहा था कि आप अब दिल्ली आ जाइए, अब आप चुनाव पार्टी संभालिए और राजस्थान में हम देख लेंगे कि राजस्थान में अच्छा सा अच्छा आपकी जगह कोई आदमी आएगा। तो अशोक गहलोत ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो आना नहीं चाहते। एक तो देखिए उनका अपना राज्य है जहां वो चला रहे हैं, दूसरा ये कि तीन पावर सेंटर्स हैं गांधी फैमिली में, जो वो रहेंगे अध्यक्ष, तो वो कितना काम कर पाएंगे, कितना चला पाएंगे, ये सब सवाल हैं जो भी बनेगा उसके सामने। पर हमारी जो जानकारी है वो ये कि अशोक गहलोत के नाम पे गांधी फैमिली ने डिसाइड कर लिया और वो अगले दिन ही सुबह विदेश के लिए रवाना हो गए, जो पहले से प्रोग्राम बना हुआ था उनका, कि इसके आगे ज्यादा डिस्कशन ना हो। 28 तारीख को जो वर्चुअल CWC मीटिंग होगी, उसमें पूरा का पूरा इलेक्शन का शेड्यूल तय हो जाएगा, कब नॉमिनेशन होगा, कब विड्रॉल होगा, किस दिन चुनाव होगा, और अगर उसमें और लोग लड़ना चाहेंगे तो वो लड़ सकते हैं, और जो कैंडिडेट होगा उसका नाम सामने आ जाएगा डेट ऑफ विड्रॉल पे। तो मेरे ख्याल में ये कहना अभी सही नहीं होगा कि कोई भी कैंडिडेट नहीं है। एक कैंडिडेट डिसाइड हो चुका है, क्योंकि अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है इस पार्टी के, वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और गांधी फैमिली उनको एक बहुत बड़ा लॉयलिस्ट के रूप में देखती है। तो उनको लगता है कि ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं, स्टेट्स भी देखे हैं, तो ये उनको लगता है कि राजस्थान को अगर किसी यंगर आदमी के हाथ में देना है, क्योंकि वहां भी चुनाव आ रहे हैं अगले साल, तो अशोक गहलोत को दिल्ली लाने से दो पर्पज सर्व होंगे। एक तो दिल्ली को एक अध्यक्ष मिल जाएगा और ऊपर से राजस्थान को एक नया नेतृत्व मिल जाएगा, जिससे पार्टी को चांस रहेगा वापस पावर में आने का। क्योंकि ये भी देखा गया है कि जब भी अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर रहते हैं उसके बाद पार्टी हारती है। सिचुएशन थोड़ा जो आज का बताया गया उससे थोड़ा सिचुएशन कंफ्यूजन में आ गया कि शायद ये चुनाव पोस्टपोन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते के लिए होगा। मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा ये चुनाव पोस्टपोन होगा, क्योंकि अब ये डिसीजन हो चुका है कि ये चुनाव होगा और
नया कांग्रेस ठीक है, अध्यक्ष तो होगा जैसा और गांधी फैमिली से नहीं हो। ठीक है, तो आप जैसा बता रही हैं, ये मोटे तौर पे आप कह रही है कि बिल्कुल पक्की खबर है कि गांधी फैमिली से कोई अध्यक्ष अब नहीं होगा, सोनिया गांधी भी नहीं रहेंगी। जावेद, आपकी क्या खबर है? ये मोरलेस जैसा लग रहा है कि तस्वीर साफ है कि अशोक गहलोत के नाम पे सहमति है, यहाँ कोई उनके खिलाफ चुनाव जरूर लड़ सकता है, पर अशोक गहलोत के जो एक्सेप्टेंस। रेणु जी ने जो बात कही मैं उसकी बिल्कुल अग्री करता हूँ। मेरी भी यही सूचना है, अशोक गहलोत के नाम पर गांधी फैमिली और जो उनके लॉयलिस्ट हैं उनमें रजामंदी हो गई है, अशोक गहलोत होंगे। अगर G23 या और किसी और को भी का अपना इलेक्शन लड़ना है या किसी को लड़ना है तो कॉन्टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि चुनाव होगा और ये भी क्लियर है कि गांधी परिवार का कोई भी मेंबर दावेदार नहीं होगा अध्यक्ष पद के। अब देखना ये है कि जो भी बन जाता है उसको कितना पॉलिटिकली एम्पावर किया जाता है, उसको कितना फ्री हैंड दिया जाता है और कितना काम करने दिया जाता है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो रेणु जी कह रही थी कि 3 पावर सेंटर्स हैं, तो वो समस्या तो यहाँ पर जो लोग कांग्रेस छोड़ के गए, चाहे युवा हो चाहे पुराने हो, उनकी ये शिकायत रही कि आप किस कैंप में हैं, ये 3 पावर सेंटर्स है, तो ये उनकी फंक्शनिंग को बड़ा मुश्किल भी करता है। लेकिन जो लोग छोड़ के गए हैं उनको क्यों ये बात बिल्कुल आखिर में क्यों आती है? जब तक वही पावर सेंटर्स के जरिए उनको पद मिल जाता है, जब तक उनको लाभ मिलता है तब तक सब कुछ है। फिर सडनली एक दिन सवेरा सुबह ये लोग उठते हैं, पता नहीं बिस्तर के किस तरफ से उठते हैं, सडनली इनको यही जिन चीजों से इनको फायदा हुआ था, जब इनको इनकी जगह पे कोई और आता है तो इनको वही सिस्टम बुरा लगने लगता है। तो मैं इन चीजों को 100% नहीं बाय करता हूं, ये जो इनका। पर अभी हमने जयवीर शेरगिल को सुना, वो कह रहे हैं कि हम लगातार पार्टी में रहे, पार्टी को डिफेंड करते रहे, कांग्रेस हमारा घर है, पर मुश्किल ये है कि अगर कोई पार्टी में आता है तो किसी एक मकसद से आता है, पर इस पार्टी में कहीं कोई सुनवाई नहीं, जमीनी हकीकत से बिल्कुल कटी हुई है पार्टी, अभी भी जनहित में नहीं बल्कि कुछ जनों के हित में काम हो रहा है। रेणु, आपकी इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? जो अंदर की फंक्शनिंग है कांग्रेस की, उससे परेशान है जो नेता छोड़ के अब जा रहे हैं, मतलब उन्होंने वक्त दिया लेकिन लगा कि कोई गुंजाइश नहीं है सुधार की या सुनवाई की, तो फिर वो छोड़ रहे हैं। देखिए, ये सही बात है। जयवीर ने कहा कि 1 साल से राहुल गांधी, सोनिया या प्रियंका गांधी तीनों ने किसी ने उनसे नहीं मिले हैं। उसका बैकग्राउंड इनके कॉन्टेक्स्ट में ये है कि एक को सस्पिशन था कि G23 की पहली मीटिंग इनके घर पे हुई थी और वहां इनका ड्राफ्टिंग में उनका हाथ था। इसमें जयवीर ने शायद क्लैरिफाई किया था बाद में कि अगर ऐसा होता तो मेरा सिग्नेचर भी होता उस चिट्ठी पे। तो बहरहाल जो भी रीजन रहा हो, एक माहौल जब सस्पिशन का बन जाता है तो आपने सुना, पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि 2019 से राहुल गांधी उनसे नहीं मिले हैं, और ये बहुत सीनियर लीडर है पार्टी के, जिन्होंने पार्टी को हर तरह से डिफेंड किया है, कोर्ट में किया है, कोर्ट के बाहर किया है और बहुत कुछ किया है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब हमारे खिलाफ गैंग अप कर रहे हैं, अगर वो वैलिड क्वेश्चंस रेज करते हैं लीडरशिप के ऊपर, तो एक उनको कट ऑफ करने का एक सिस्टम बना दिया गया है। तो ये सवाल भी है कि जो नए अध्यक्ष बनेंगे और अगर कोई गैर गांधी या गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष बनते हैं तो क्या बदलाव कर सकते हैं? क्या कांग्रेस जो है वो एक नई ऊर्जा के साथ, अब ये तमाम समस्याएं थी यहाँ पर और हैं बनी हुई जावेद, पर कोई दूसरा बनता है अध्यक्ष तो क्या आपको लगता है बेहतर रहेगा? देखिए, यही बस है मूल प्रश्न कि कितना उनको पॉलिटिकली एम्पावर करेंगे, कितना फ्री हैंड देंगे। अगर फ्री हैंड नहीं देते हैं तो ये पूरी एक्सरसाइज निगेट हो जाएगी, फिर वही सिफर हो जाएगा मामला। जी। अशोक गहलोत को बनाएं या रेणु जी को बनाएं या मुझको बनाएं, जिसको भी बनाते हैं उसको पॉलिटिकली एम्पावर करो, कुछ दिन के लिए पीछे आप हटिए और उनको चलाने दीजिए, क्योंकि उसका सारी एक्सरसाइज का मकसद ही यही है। बिल्कुल। ये थोड़ी है कि इसलिए इसको अगर रियली बल देना है और ये जेन्युइन एक्सरसाइज है, तो जो भी अध्यक्ष बने, अशोक गहलोत बने या जो भी बने, उसको करना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, ट्राई और टेस्ट हो चुका और फेल हो चुके पुराने फॉर्मूले। अब अगर कोई नई तस्वीर लेके कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी जनता के सामने, तो 2024 में भी वही निराशा का सामना करना। जी, शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि नए अध्यक्ष के नाम पे जो एक चर्चा चल रही है उसमें कौन हो सकते हैं नए अध्यक्ष और क्या चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने, और कोई नया अध्यक्ष बनता है गांधी परिवार के अलावा तो वो किस तरह के बदलाव ला सकता है। लेकिन ये जरूर है कि उन्हें फिर
यानी कि गांधी परिवार के सदस्यों को पीछे हटना पड़ेगा और पूरी तरह से एक पॉलिटिकली एम्पावर करना पड़ेगा। जो भी नया अध्यक्ष आता है, किसी का बदलाव की उम्मीद करते हैं तो इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में, और ब्रेक के बाद फिर गिरफ्तार हुए पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले टी राजा। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव पर चोट के निशान की बात सामने आई है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश सिंह सेंगर है, मेरे सहयोगी। इस पर और क्या जानकारी मिली है मुकेश? किस तरह की इसमें अब कोई साजिश नजर आ रही है? क्योंकि परिवार वालों ने इसकी शिकायत की, ये भी बताया उनकी बहन ने कि उन्होंने फोन पे जब बात की थी तो कहा था कि उन्हें कुछ गलत लग रहा है। तो पोस्टमार्टम में क्या क्या पता चला है? देखिए, 5 डॉक्टरों की पैनल ने सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ तो नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि उनके बॉडी पर कई सारी इंजरीज हैं, यानी कई सारी चोटें हैं। और आगे की जांच के लिए लिखा गया है कि इसकी जांच जो है केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करें कि आखिर मौत कैसे हुई है। उनका जो बिस्तरा है वो प्रिजर्व कर लिया गया है, उसकी जांच आगे होगी। अभी बिस्तरा की कोई खाने में जहर तो नहीं दिया गया, लेकिन चोटों के निशान मिले हैं। अभी चोटें कैसे पहुंची हैं इसकी जांच गोवा पुलिस करेगी। गोवा पुलिस ने सोनाली फोगाट के परिवार की शिकायत पर इस मामले में 302 यानी हत्या के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस में जो आरोपी हैं वो सुधीर सांगवान हैं, जो कि सोनाली फोगाट के पीए हैं, और साथ में सुखविंदर हैं, ये भी उनके साथ में रहते थे। तो इन 2 लोगों के खिलाफ गोवा पुलिस ने केस दर्ज किया है। गोवा पुलिस जिस होटल में सोनाली फोगाट रुकी थी वहां के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वहां के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जब्त किया गया है। सोनाली फोगाट के मोबाइल को भी जब्त किया गया है, उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ में जो लोग संदिग्ध हैं, जिन 2 लोगों के नाम है सुखविंदर और सुधीर सांगवान की, इनको ये लोग फिलहाल गोवा में हैं और गोवा पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि सोनाली फोगाट के परिवार वाले शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि सुधीर सांगवान काफी लंबे समय से सोनाली फोगाट को परेशान कर रहा था। यहाँ तक कि उनका ये भी कहना है कि उसने सोनाली फोगाट का रेप करने के बाद उनका ये वीडियो बना लिया था, और जिस रात सोनाली फोगाट की मौत हुई उसके कुछ घंटे पहले सोनाली फोगाट ने अपने घर वालों को फोन किया और घर वालों के मुताबिक ये कहा कि सुधीर सांगवान ने उनके खाने में कुछ मिला दिया है, जिससे उनको बेचैनी हो रही है। तो इस तरह की बातें सोनाली फोगाट ने अपने परिवार के लोगों से कही थी। अब चूंकि 5 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है जिसमें सोनाली फोगाट के शरीर में चोट के निशान पाए गए हैं, तो निश्चित तौर पर अब गोवा पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी। और चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत कुछ साफ नहीं लिखा है कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, ऐसे में जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिर सोनाली फोगाट की मौत नेचुरल है या फिर उनकी हत्या की गई है। हालांकि गोवा पुलिस ने शुरुआत में कहा था कि ये नेचुरल डेथ का मामला है, उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन जिस तरह के सबूत अब मिलते जा रहे हैं उससे लगता है कि इस पूरी मौत के पीछे कोई न कोई वजह जरूर है। तो गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जो भी संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, धन्यवाद आपका मुकेश। तो इसमें ये शक है कि ये क्या नेचुरल डेथ है या फिर हत्या हुई है, और इसी पर अब जांच हो रही है। और अगली खबर, पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सस्पेंड विधायक टी राजा को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद के गोशा महल से विधायक टी राजा सिंह को सोमवार को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अदालत ने उन्हें कुछ घंटों के बाद ही जमानत दे दी थी। राजा सिंह को जमानत मिलने के बाद से विरोध प्रदर्शन तेज हो गए थे और दोबारा से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं करेगी और अन्य धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ इस वक्त मेरी सहयोगी उमा सुधीर मौजूद हैं। उमा, ये पहले गिरफ्तारी जो हुई थी किन धाराओं के तहत, फिर उनको बेल मिल गई और अभी एक बार फिर से गिरफ्तारी हुई है, तो अब क्या इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं और दोबारा ये गिरफ्तारी किस तरह से संभव हो पाई है?
हैदराबाद पुलिस ने बहुत ही कहना चाहिए कि सख्त रवैया अपनाया है राजा सिंह के खिलाफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि राजा सिंह के बयान से काफी यहाँ पे कम्युनल एक तरह से डिस्टर्बेंस हो गया है और उसकी वजह से उन्होंने अब इन्वोक किया है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जो कि काफी सख्त माना जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक तरह का पावरफुल टूल है हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के हाथ में। उसमें ये प्रोविजन है कि अगर आप रिसेंट पास्ट में 3 रिसेंट केसेस को आप दिखा सकते हैं कि इनकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डिसरप्ट हुई है, तो आप प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा सकते हैं। और सूत्रों का कहना है कि 1 साल तक कोई आदमी इसके तहत अंदर रह सकता है, 3 महीने तक तो अंदर रहते ही हैं। इसके अलावा जो 3 केसेस हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जब राजा सिंह का जब अरेस्ट हुआ था, उनका अरेस्ट एक FIR के तहत हुआ था, जिसमें कि फॉर प्रमोटिंग कम्युनल एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो पब्लिक डोमेन में जारी किया था जिसमें कि बताया जा रहा है कि डेरोगेटरी कमेंट्स थे प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ। और उसके बाद और FIR के पहले और उसके बाद भी बहुत सारा प्रोटेस्ट और स्टोन पेल्टिंग और डिस्टर्बेंस काफी हुआ बहुत सारे एरियाज में, ओल्ड सिटी एरिया में। और कल रात को भी जबकि बहुत सारे पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात थे, तब भी शालीबंडा एरिया में काफी स्टोन पेल्टिंग वगैरह हुआ। और इसलिए पुलिस को लग रहा है कि अगर राजा सिंह इस तरह का कम्युनली डिस्ट्रप्टिव वर्क करेंगे तो उनको जेल में ही रहना चाहिए। तो अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो बहुत भारी तरह से बहुत सारे व्हीकल्स हैं, कॉन्वॉय व्हीकल्स हैं जो राजा सिंह को अकंपनी करते हैं, ले जाते हैं उनके घर से लेकर अस्पताल में मेडिकल चेकअप के बाद चरलापल्ली जेल में उनको अब रखा गया है। और उसके पहले उनको नोटिस इश्यू किए गए थे कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत आपको ये नोटिस दिया जा रहा है क्योंकि आपने पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब किया है। एक नोट हैदराबाद पुलिस ने जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ रीसेंट इंसिडेंट जो वीडियो उन्होंने किया है उसकी वजह से नहीं किया जा रहा ये एक्शन। उनका कहना है कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है राजा सिंह और उनके खिलाफ 101 केसेस हैं जिनमें से 18 कम्युनल वायलेंस या कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के केसेस हैं। और पुलिस का कहना है कि रेगुलरली वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से फियर क्रिएट होता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और मार्केट्स वगैरह बंद हो जाती हैं। और इस बार भी वही हुआ और यही वजह है कि राजा सिंह को अब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसका भी अभी रिएक्शन आया है क्योंकि अभी अभी मुझे खबर मिली है कि बेगम बाजार वगैरह के एरियाज में जहां पे राजा सिंह के अपने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि उस एरियाज को वो बंद कर रहे हैं PD एक्ट के तहत राजा सिंह को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ। तो बेगम बाजार जो कि सबसे बड़ा एक होलसेल मार्केट है उसको बंद कर दिया गया है, उसके आसपास के मार्केट्स भी बंद कर दिए गए हैं एक प्रोटेस्ट के तौर पर। जी धन्यवाद आपका उमा। क्यों आप जैसा बता रही हैं कि राजा सिंह जो है उन्हें लेकर एक तरह से एक ध्रुवीकरण हो गया है, उनके खिलाफ इतना हंगामा, उनका विरोध हुआ क्योंकि उन्हें छोड़ा गया और अब दूसरी तरफ उनकी गिरफ्तारी है, उसे लेकर भी काफी हंगामा मचा हुआ है। लेकिन उनके बयान और उनकी बातों से बहुत ज्यादा कम्युनल डिस्टर्बेंस खड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस इस पर काफी सख्ती कर रही है। तो एक बार फिर से इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके आगे राजघाट पहुंचा शराब नीति पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का संग्राम। और अब ऑपरेशन लोटस जो है वो कितना बड़ा घोटाला है ये आपको बताते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पे आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक हुई है जिसमें 62 में से 53 विधायक केजरीवाल के घर मौजूद थे, जबकि 8 विधायक दिल्ली से बाहर हैं और पार्टी के संपर्क में हैं।
एक अन्य विधायक सत्येंद्र जैन जेल में हैं। इस बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने विधायकों के साथ राजघाट गए और वहां बीजेपी पर जमकर हमले किए। केजरीवाल ने कहा कि असली घोटाला ऑपरेशन लोटस है, जिसके तहत बीजेपी आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदना चाहती है। उन्होंने दावा किया बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस के लिए 800 करोड़ रुपए तैयार रखे हैं। उधर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार किया और कहा कि शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए रोज नई स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको। 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? हमारे एमएलए जो है मिल नहीं रहे, उनका नाम भी नहीं बताते। कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला, उसका भी नाम नहीं बता रहे। मगर इनके कौन कौन विधायक नहीं मिल रहे, उनका भी नाम नहीं बता रहे। अगर ये उनका नाम बता दे तो हमारे कार्यकर्ता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंढ के ले आए और हम खुद ही विधानसभा पहुंचा देंगे। नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक ट्विन टावर को ढहाने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज विस्फोटक लगाकर सभी मंजिलों को तार से जोड़ दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ और नोएडा पुलिस कमिश्नर ने तैयारियों का जायजा लिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने इस ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार एडिफिस के प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता से बात की है। हमारे साथ मयूर हैं। मयूर आज क्या हुआ? आज आप लोगों की फाइनल मीटिंग हो गई। मयूर को बता दें फिर से, मयूर हमारे साथ बात करते रहते हैं। एडिफाइस कंपनी जो ध्वस्तीकरण कर रही है उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। मयूर, आज क्या फाइनल टच हो गया? सारा काम पूरा एक्सप्लोजिव लगा दिया आपने? यस, टोटल एक्सप्लोजिव, इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लोर्स, सब कुछ कंप्लीट है। सीईओ मैडम ने विजिट कर ली है और बहुत पॉजिटिव से आज ऑल स्टेक होल्डर से क्लियरेंस मिल गया है। 28 को 2:30 बजे अभी इसको होना ही। अब मतलब कुछ नहीं रोक सकता? भगवान रोक सकता है उसको, भगवान के ऊपर कोई नहीं जा सकता। भगवान के ऊपर नहीं जा सकता कुछ। तो जो आप लोग कल बता रहे थे कि इंटरनेट कनेक्शंस का काम चल रहा था कि एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने का जो ब्लास्ट के लिए वायरिंग थी वो पूरी हो गई सर? 100%। कितना एक्सप्लोजिव लगाया आपने? 3700 किलो। 3700 किलो। देखिए सर, आपने पूरी तैयारी करी है। बगल में ये जो कपड़ा है वो किस तरीके का जो आप लोगों ने कवर किया है? नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल। इससे क्या होगा? मतलब कोई भी अगर मलबा कोई छटक के बाहर उड़ता है तो ये कपड़ा उसको रोकने में सक्षम है। ये कपड़ा रोकने में सक्षम है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम सभी लोग कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी कॉन्फिडेंट है, आप तो है ही हैं, लेकिन चूंकि आप लोग कर रहे हैं और इंडिया में इतना बड़ा ध्वस्तीकरण कभी नहीं हुआ, इतने नज़दीक नहीं हुआ, उसको लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? हम लोग जो हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स है वो लोग की टेक्नोलॉजी पे हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है उन लोगों का। लोग 108 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर की सारी बिल्डिंगें वो ध्वस्त कर चुके हैं। उन्होंने उनकी लाइफ में 500 से ज़्यादा इम्प्लोजन किए हैं। अच्छा। जो आप मतलब गूगल पे सर्च कर सकते हैं उनकी कंपनी के नाम से। तो हम लोग तो एकदम आश्वस्त है और कॉन्फिडेंट है। अच्छा, जो मलबा है वो कितना आप लोगों ने एक जोन बनाया होगा आसपास बिल्डिंग के, कितने मीटर में वो मलबा पूरा गिराएंगे आप लोग? जोन नहीं है वो, जो बिल्डिंग की फुटप्रिंट है, मतलब हमारा जो कैंपस है पूरा सुपरटेक ट्विन टावर का, मलबा उससे बाहर नहीं जाना है। हाँ, हल्का फुल्का कोई एक आधा रौड़ा पत्थर रोल होके आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को आसपास के और ये नोएडा के बिल्डिंग वालों के नहीं, आसपास के लोगों की भी काफ़ी चिंता है कि धूल उड़ेगी। उस धूल का कितना असर हो सकता है? जाहिर सी बात है, आप लोगों ने स्वीपिंग का इंतजाम किया, आप लोगों के लोग रहेंगे सफाई करने के लिए, नोएडा अथॉरिटी के रहेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक धूल रह सकती है? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट उसके बाद अपने आप सेटल हो जाएगी धूल और उसके बाद क्लीनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो 2:30 बजे दोपहर रविवार को आप भगवान के अलावा मतलब बिल्कुल तैयार है आप लोग? 100%। कितनी दूर से बटन दबाएंगे यहाँ पे? 100 मीटर बिल्डिंग के फेस से 100 मीटर आगे से, 100 से प्लस ही होगा। तो कहाँ पे अभी आप लोगों ने बना लिया है? उस दिन नहीं, हम ओपन में ही रहेंगे, कुछ उसके लिए कवर शेल्टर की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन उस दिन जो हिसाब से विंड डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट साइड हम खड़े रहेंगे, नहीं तो वही धूल हमारे पे आ जाएगी। 600 मीटर तक जो है पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। और
जो रिमोट है वो लगभग 100 मीटर की दूर रहेगा, जिसको दबा करके ये ब्लास्ट किया जाएगा। तो फिलहाल आप देखेंगे कि बिल्डिंग के सामने आने जाने का रास्ता लगभग 50 मीटर का रास्ता है, वो अभी ही सील कर दिया गया है ताकि कोई आए जाए ना। जो लेबर अंदर काम कर रहे हैं और जो लोग अधिकारी हैं उन्हीं को इसमें लिखा हुआ है खतरा विस्फोट क्षेत्र, क्योंकि अब विस्फोटक लगा दिया गया है, तो इसलिए किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही अंदर जा रहे हैं। सहयोगी कनन पात्रा के साथ नोएडा ट्विन टावर से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।